नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने बीते 2 वर्षों में राजधानी शिमला में 66 भवनों को असुरक्षित घोषित किया है, जिनमें आवासीय भवनों के साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी दी। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास फिलहाल कर्मचारियों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए आवास का अलॉटमेंट करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिमला में स्थित विधायक सदन मेट्रोपोलिस को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन के मुरम्मत कार्य के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि असुरक्षित भवनों में रह रहे सभी कर्मचारियों को अगले 2 महीनों के भीतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार का धर्मशाला में प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में कुल 8,155 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 3,730 और 2024-25 में 4,425 लाभार्थियों को लाभ मिला है। विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मटौर शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 4 लेन बनेगा और 8 पैकेज में इसका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को 4 लेन बनाने संबंधी डीपीआर तैयार की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन एनएचएआई ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है और इस बारे में वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संगठन विस्तार, सद्भाव और एकता के संबंध में आज शिमला में संघ के हिमाचल प्रांत के संघ चालक डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा ने एक पत्रकार वार्ता में संघ के 100 वर्ष में हुए सुदृढ़ीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठकें बेंगलुरु में आयोजित की गईं और इस दौरान संगठन के विस्तार, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय एकता व हिंदू समाज की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। रांगड़ा ने बताया कि संघ की शाखाओं में वृद्धि हो रही है और हिमाचल में 737 स्थानों पर 1004 शाखाएं हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं व सन्यासियों के साथ हो रही लूटपाट पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की। हिमाचल में 1004 दैनिक शाखाएं चलती हैं और कुल स्थानों पर 737 बनते हैं। सामाजिक गतिविधियां तो सारे संघ में बताई जाती हैं। भारत से, समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, संघ उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। संघ की शताब्दी वर्ष में संघ ने एक संकल्प लिया है, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करने का संकल्प किया है हमने। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में हिमालय सर्किट के तहत 68 करोड़ 34 लाख रुपए की 7 विकास योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमालय सर्किट योजना के तहत इनमें क्यारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर और चंबा शामिल हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सेंट्रल सेक्टर में लॉन्च की गई स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत देश में पर्यटन ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सांसद सुरेश कश्यप ने आज लोकसभा में भारत दूर संचार निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को तीसरे वेतन आयोग के लाभ देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस उपक्रम में 30,000 ग्रुप सी व डी के कर्मचारी हैं और 5,000 पेंशनर हैं, जिन्हें अभी तक तीसरे वेतन संशोधन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन निगम के इन कर्मचारियों को अभी तक तीसरे वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिला है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।